तो हाँ देखो, ये बाइलिंगुअल होगा। आज जो पहला चैप्टर है उसमें सिर्फ डाटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसीलिए आपको ज्यादा अंग्रेजी में दिखेगा वर्ड्स। अदरवाइज क्लासेस जो दोनों होता है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं पहला चैप्टर। देखो, इसके बारे में सबको तो पता होगा ना, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी के बारे में सबको पता है ना। उसके बाद जीएसडीपी के बारे में पता है ना क्या होता है। हाँ, मतलब जो कोई स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रॉस को अगर आप उसमें जो भी माइनस हटा दो, जिसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, या जो भी बाहर गया है उसको हटा दो, तो एनएसडीपी भी इसको बोला जाता है, नेट। ठीक है। तो ये सब थोड़ा मोड़ा टर्मिनोलॉजी है, ये सब आपको उम्मीद करते हैं कि आना चाहिए। एक और चीज है, एक है करंट प्राइस। म्यूट कर लीजिएगा अपना, जिसका भी अनम्यूट है ना, म्यूट कर लीजिए। ठीक है। एक है कांस्टेंट प्राइस। पूछते रहिएगा, अगर किसी को समस्या हो ना तो पूछते रहिएगा, कांस्टेंट प्राइस। म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रहा है। अपर्णा, नीरज, निरंजन, म्यूट कर लीजिए सब। ठीक है। देखो, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, इसके बारे में भी आइडिया है ना। अब नहीं है तो थोड़ा बहुत बता यस देता हूँ। सर। जनरली अभी कोई भी जो डाटा, कोई भी ग्रोथ रेट या कुछ भी निकालते हैं ना, तो दोनों पर निकालते हैं। ठीक है। कांस्टेंट प्राइस में कांस्टेंट प्राइस में अपन लोग क्या करते हैं कि बेस ईयर लेते हैं। 2011 और 2012 लिए हैं बेस ईयर। ठीक है। ठीक है। देखो, तो कांस्टेंट प्राइस और करंट ईयर में, करंट ईयर अभी हमारा चल रहा है 2025 और 26 चल रहा है। ठीक है। तो अगर सपोज करो कि अगर आप कोई भी इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, तो कोई भी डाटा जो दिया रहेगा ना, दोनों में दिया रहेगा, एक कांस्टेंट में दिया रहता है, एक करंट में दिया रहता है। मतलब क्या है कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लो। ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक का दाम 2011 में क्या था। ठीक है ना। 2011 में अगर कोल्ड ड्रिंक का दाम देखा जाए तो कितना था भाई, 20 रुपया मान लेते हैं, 20 रुपीज था। लेकिन 2025 में वही कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे में देखोगे तो इसको बोल सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का दाम एट कांस्टेंट प्राइस 20 रुपया था, और लेकिन अभी का जो प्राइस है, करंट प्राइस 40 रुपया हो गया। तो 20 रुपया का जो बढ़ा है, वो क्या है, महंगाई है, आपका इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको कांस्टेंट एंड करंट में देखने को मिलेगा। मतलब 2011 में जो दाम था ना, उसको हम कांस्टेंट में ले लेते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं अभी के दाम से, कितना इंक्रीज हुआ है। मतलब जितना इंक्रीज हुआ है वो क्या है कि महंगाई बढ़ गया है। ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, कांस्टेंट एंड करंट। लेकिन आपको याद करना है क्या, करंट प्राइस वाला ही डाटा याद करना है, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे डाटा हो गया होगा आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज है। तो इतने सारे डाटा है ना, आप याद करना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जो करंट प्राइस वाला जो डाटा है ना, उसको याद करके रखने के लिए। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए, अब देखिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग की तैयारी सही चल रही होगी, और बुक हमारा आ जाएगा लगभग 15 के आसपास, लगभग काम हो गया पूरा कंप्लीट। और आपने, आप में से किसी ने पूछा था कि सारे पढ़ना है कि नहीं। तो मेरा सजेशन है कि देखो, पहले जो था ना कि 6 से 7 क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन अब 20-20 क्वेश्चंस करना होगा आपको। 20 क्वेश्चंस करना होगा जीएस 2 में, 16 क्वेश्चंस करने होंगे जीएस 1 में। तो क्यों लोड लेना है यार, एक बार आंख से पलटा दो अपने पेज को। ठीक है ना, पढ़ने से भागना नहीं है। सर खुद से बनाए नोट्स की आपका बुक आएगा तो उसी को रट लें। बुक्स जो हमारा आएगा ना, वो एक तरह के नोट्स ही हैं, लेकिन अभी आप बना रहे होंगे ना उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। अब देखो भाई, तो हम मेन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, चैप्टर 1। इसको नोट करते रहिएगा, चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, इसमें ओवरव्यू बताया है। एक होता है ना ओवरव्यू, बताया, एक आइडिया दिया है कि कैसे ग्रोथ हुआ है बिहार में। और जो आगे का हम 1 से लेकर 14 चैप्टर करने वाले हैं ना, उसके बारे में, उसमें जो डिटेल में जो हम करेंगे, उसके बारे में एक आइडिया देता है पहला चैप्टर, कि कितने ग्रोथ रेट हुआ है क्या नहीं, यही। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें बोला गया है कि बिहार जो है ना, लगातार 2 डिकेड से हम लोग ग्रोथ में ही हैं।
अगर हम जीएसडीपी की बात करें, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट वाला, वो देखा जाए तो लगातार 2 डिकेड मतलब 20 साल से कंटिन्यू प्रोग्रेस में ही है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, सिग्निफिकेंट। हिंदी मीडियम वाले अगर कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर लास्ट 2 डिकेड्स, मतलब 20 साल के अंदर में अगर देखा जाए तो हमारा जो जीएसडीपी है ना, हमारा ग्रोथ, हमारा जो वैल्यू है ना, बिहार का कितना जीडीपी है ना, वो हमेशा क्या हुआ है, इंक्रीज करते ही दिखा है। ठीक है, तो अब ये तो लिख दिए हैं, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोलता है इकोनॉमिक सर्वे कि हमारा जो बेस ईयर है, अभी बताए हैं बेस ईयर का कंसेप्ट क्या होता है। तो 2011 और 2012 लिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। तो 2011-12 से अगर हम देखेंगे अभी अभी मतलब 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे इसी ईयर को कवर किया है, तो लगभग कितने साल हो गया है, 10 साल से ज्यादा हो गया कि नहीं। इसमें अगर देखा जाए तो कितना गुना बढ़ा है हमारा जीएसडीपी, कितना गुना बढ़ा है, तो ये 3.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब सिंपल सी भाषा में कि अगर आपके पास आज 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है, और अगले महीने आपका इनकम बढ़ के 10,000 हो जाता है, तो आपके इनकम में बढ़ोतरी हुआ ना भाई। हाँ, वैसे ही जीडीपी में यही हुआ है कि 2011-12 में जितना था और अभी जितना है उसमें लगभग 3.5 गुना बढ़ा है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन जो है, हमारा आर्थिक जो विकास है, वो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर रहा है बिहार में। मतलब बिहार का गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, तभी तो बढ़ रहा है। वो अच्छा काम किस में होगा, हो सकता है कि कृषि में होगा, एग्रीकल्चर में होगा, इंडस्ट्री में होगा, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर में होगा, टर्सरी सेक्टर में होगा, बहुत सारे जितने भी है ना, जो अगले का जो 1 से लेकर 14 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसमें ग्रोथ ही दिखेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर में जो ग्रोथ हुआ है उसी कारण से बढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 3.5 टाइम्स लिख लीजिएगा नोट्स। ठीक है, और इसको आप सबसे अलग करना है ना, एक ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ में दिखाइएगा। ठीक है ना, कि 2011-12, ठीक है। और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कौन सा ईयर को लिया भाई, 2023-24, ठीक है। तो 2011-12 में अगर हम देखें, 2000 लाल ठीक लग रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 2011-12 में देखें तो हमारा जो वैल्यू था, हमारे मार्केट साइज जो था, हमारा जो जीडीपी था हमारे स्टेट का, वो था 2.47 लाख करोड़। ठीक है, कितना था, 2.47 लाख करोड़। वैल्यू इधर लिख लेते हैं, 2.47 लाख करोड़। लेकिन अभी कितना हो गया है, तो अभी हो गया है हमारा एक इंक्रीज हुआ है। ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एक ग्राफ बना लीजिए भाई, वहां पर दिखाना है आपको कि आप सबसे बेटर हो। साइड में थोड़ा सा जहां भी मौका मिले इसको बना देना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा जो वैल्यू था हमारे स्टेट का, इतना लाख करोड़ था, 2.47 से बढ़ के हो गया 8.47, सॉरी 8.54। ये कितना गुना हुआ, तो 3.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। डेट मीन्स हमारा बिहार का स्थिति काफी सुधरा है पहले से, काफी हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये पीटी में भी सवाल आपके आ जाएगा, लेकिन हम उसका उसका बाद में करेंगे। तो करेंट प्राइस पर हमारा जीएसडीपी कितना है अभी 23-24 में, कितना याद कर लीजिएगा, हर जगह कोट कर देना है करेंट प्राइस पर। अगर यही देखा जाए कांस्टेंट प्राइस पर वैसे मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन इसको याद मत कीजिएगा, क्योंकि कितना डाटा याद करोगे यार, इंसान हो। ठीक है ना, वो है आपका 4.64 लाख करोड़ सेम ईयर। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है। यहाँ तो किसी को समस्या है तो भाई बोलो। प्रेफरेंस का भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, प्रेफरेंस का है ना पूजा जी, प्रेफरेंस का हम आज 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 या कल तक वीडियो आ जाएगा, उस पर भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं। यहाँ तक किसी को समस्या है तो आगे बढ़े हम। यस। हिंदी मीडियम वाले जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं
उनको टेंशन हो रहा होगा ये क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। नोट्स बना रहे हो जो लिखवा रहे हैं अभी? यस सर। वेरी गुड, चलिए आगे लिखिए। मतलब क्या हुआ कि हम 2023-24 में, अब कुछ सोच रहे होंगे कि अभी तो 24, अभी तो 25-26 चल रहा है, तो 2023-24 का हम काहे कर रहे हैं? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे अभी आई है, तो जो अभी आई है तो जैसे हम कुछ अभी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे, तो हम प्रीवियस ईयर का ना बताएंगे कि हाँ पिछले साल हमने ये अचीवमेंट किया है, इसीलिए 2023-24 को हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमारा जीएसडीपी कितना हो गया? 8.54 लाख करोड़, डिवीजन करवा रहा हूँ, कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है? 3.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना? कब से? 2011-12 से, ठीक है ना? तो इसको जहां भी कहीं होगा ना, जैसे सपोज करोगे कि आ गया इकोनॉमिक में कोई भी टॉपिक आ गया, पोवर्टी आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी आ गया, कुछ भी आ गया, जिसमें पूछे कि बिहार के गवर्नमेंट कोई स्टेप तो बताओ, या बताओ कि तुमको लगता है कि बिहार प्रोग्रेस कर रहा है, तो भाई एग्जाम्पल में दोगे ना कि हाँ भाई प्रोग्रेस कर रहा है, पहले हम इतना थे अब इतना हो गए, ठीक है? तो अब ये जो हमारा जो जीएसडीपी है 8.5 लाख करोड़ के आसपास का, उसमें अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? तो इसको भी नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अच्छा, तो 3 सेक्टर का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहला प्राइमरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना? हिंदी मीडियम वाले लिखते रहिएगा। सेकंड होता है सेकेंडरी, इसका नाम बोलो जल्दी से। द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, बहुत बढ़िया। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र, टर्सरी, ठीक है ना? तो इस 8.5 लाख करोड़ में इस जो सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको आपको याद करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर पहले ही बता दिया था, चैप्टर नंबर 1 में आपको डाटा है, आपको याद करना है और उसको जाके एग्जाम में प्रेजेंट करना है, कहीं भी आपको लगे वहां पर डाल देना है, ठीक है? तो प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें जनरली क्या क्या आता है, जल्दी बताओ, सब पता है? कृषि, वानिकी, हाँ हाँ, खनन, पशुपालन। हाँ ये सब, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? तो इसमें क्या बताया है कि जो कंट्रीब्यूशन है 8.5 लाख करोड़ में, उसका लगभग कृषि देख रहे हैं ना, इसका लगभग 19.9% कंट्रीब्यूशन, 19.9%, ठीक है? कौन है यार प्लीज? उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका 21.5% कंट्रीब्यूशन है, और टर्सरी जो है तृतीयक जो क्षेत्र है उसका है 58.6% कंट्रीब्यूशन, ठीक है? अब बताओ कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग इंगेज किसमें है? सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंगेज है, मतलब कृषि में, खेती बाड़ी लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है ना? जब हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कितने परसेंटेज लोग जो है ना बिहार के खेती में डिपेंडेंट है, लेकिन इतना तो पता हुआ कि बिहार के मेजोरिटी ऑफ द जो लोग है वो किस पर निर्भर करता है? खेती पर निर्भर करता है। हमारे पास उतना इंडस्ट्री वगैरह भी नहीं है झारखंड के जाने के बाद। तो सोचो कि अगर खेती पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 19.9% है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने की बात है, सोचने की बात है कि नहीं? मतलब क्या है कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि कहे बहुत सारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बाद सुने हो ना कि बेरोजगारी, हाँ, जिस खेत में 4 आदमी का जरूरत हो लेकिन 8 आदमी काम कर रहे हैं, वैसा वैसा कंडीशन बिहार में है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, डिपेंड कर रहे हैं अपने रोजगार के लिए, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कम है, और सबसे ज्यादा किसका है? टर्सरी सेक्टर का है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जहां पर चैलेंजेस आएगा ना वहां पर आप कोट कर सकते हो इसको, और आपको ये भी डालना होगा कि हमको ये दोनों सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है, खासकर सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इंडस्ट्री वगैरह आता है, ठीक है ना? इंडस्ट्री में भी अगर देखोगे तो पिछले बार हम पढ़ाए थे, जो अभी भी पढ़ाएंगे, एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो बता रहे हैं, लेकिन ये डाटा नोट करते रहिएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और जो हम टॉपिक दिए हैं ना उसमें भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं, क्योंकि बजट में भी इसके बारे में डिस्कशन है।
और बिहार में बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल इसलिए है कि हम लोग सबसे ज्यादा कृषि पर डिपेंड है, और कृषि के जो प्रोडक्ट है उसी से तो हम फूड प्रोडक्ट बनाएंगे, पैक्ड करके आपके घर में पहुंचाएंगे, यही ना। जैसे वो बासमती चावल खाना है तो पैक करके पहुंचा देंगे, मखाना का प्रोसेसिंग भी मखाना हो गया, टमाटर से जैम बना के आपके घर में पहुंचा देंगे। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और क्या है, लेबर इंटेंसिव है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा हम खोलेंगे, जैसे अभी मुजफ्फरपुर में खुलने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम खोलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो जो लेबर है हमारे उसको भी इंगेज कर लेंगे, पलायन की समस्या भी कम होगा। ठीक है, चीप लेबर है, हम लोग सस्ते सस्ते लेबर है, बाहर जाके काम करते हैं, उसको हम यहीं पे यूटिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब है। तो इस तीनों को, इसको देखो हम लिखवा तो दिए हैं, लेकिन आपको यूज कहाँ करना है वो आपके दिमाग पर काम चलना चाहिए। तो भाई ये कम है, इसको हम चैलेंजेस में यूज कर लेंगे कि भाई बिहार में सबसे ज्यादा लोग कृषि पर डिपेंडेंट है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% के आसपास है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। कितना तो अब इसमें क्या है ना कि अब देखो प्राइमरी सेक्टर में भी अगर देखोगे तो क्रॉप जो है, फसल, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सिर्फ 9.9%। ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना, सिर्फ 9.9%। तो इसको भी, तो बहुत सारे सेक्टर के बारे में अलग अलग परसेंटेज इसमें दिखाया गया है। तो 19% को हम 100% मान लेते हैं, और 100 का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9% है क्रॉप का। हम सिर्फ क्रॉप का क्यों लिखवाएं, बाकी का लिखवाए नहीं है, इसलिए कि आपको याद भी नहीं होगा, फालतू का दिमाग में डाटा डालोगे भूल जाओगे। क्रॉप इसलिए हम डाले हैं कि बिहार कृषि क्षेत्र है, ठीक है ना। समझ गए? अरे अब देखो, अब जब सेकेंडरी की बात होगा तो आपको ये भी, आप इसको ये भी तो आप कर सकते हो कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि लेबर इंटेंसिव है, इंडस्ट्री वगैरह इसमें आता है, तो इसको हम ज्यादा बढ़ावा देंगे तो हमारा बिहार का डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी कम होगा, पलायन कम होगा, बहुत सारे जितनी भी समस्या वो कम होगा। ठीक है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 21% है। तो आपको वे फॉरवर्ड, आगे की राह या चैलेंजेस, ये सब में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। चैलेंज में बता सकते हैं, जब इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो बता सकते हैं कि बिहार का सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट मात्र 21% है। वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं कि हमको इंडस्ट्री, इंटेंसिव इंडस्ट्री को लगाने की जरूरत है। एग्जांपल में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि हम जो 21% का जो वो है डाटा है, इसको हम इंक्रीज करके ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें, ताकि बिहार में बेरोजगारी की समस्या कम हो। तो समझ रहे हो, मतलब बोलना यही चाह रहे हैं कि एक डाटा को आप आप कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। आप कितना लिख रहे हो, कितना राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, स्किल पर डिपेंड करता है। अब टर्सरी सेक्टर देखो भाई, टर्सरी सेक्टर में क्या होता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है, लेकिन सबसे ज्यादा कम लोगों को एम्प्लॉयड करता है। मानते हो कि नहीं? यस सर। सबसे कम लोगों को ये रोजगार देता है। तो लेकिन हमें तो रोजगार चाहिए ना, तो उसके लिए हमें जो दो सेक्टर है उस पर काम करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब सेकेंडरी में भी अगर देखेंगे हम, द्वितीयक जो क्षेत्र है उसमें अगर देखें हम, सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे हम, तो कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर जो सामान जहां पर बनता है उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जो जनरली इंडस्ट्री वगैरह जो होता है उसका 7.6% है। और कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, उसका परसेंटेज है 11.3%। ठीक है, ये डाटा हम लिखवाए हैं, आपको बस ये तीनों डाटा से याद मतलब होना चाहिए, ठीक है। और इसलिए बोले हैं कि ये तीनों हाईलाइटेड है, जैसे क्रॉप्स हो गया, कंस्ट्रक्शन, जो जितने भी लेबर सब होते हैं सब कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत जरूरत है, इंडस्ट्री बनेगा तभी ना मैन्युफैक्चर करेंगे तो सब होगा। 7.6%, ठीक है ना। ये सब कर लीजिएगा, किसी को समस्या है तो बोलो, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या करा अभी तक, स्टेट का जीडीपी कितना है उसको हमने पढ़ा, कितना है जल्दी से बताओ, 8.5, ठीक है। अब एक चीज आपको बताना हम भूल गए थे, जो आपको डाटा लिखवाए हैं वो क्या बताया है कि 2011-12 से जो 2023-24 तक कितना गुना बढ़ा है, तो 3.5 टाइम्स। ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर से कितना बढ़ा है, ये जो डाटा आपको हम लिखवाए हैं वो लिखवाए हैं 2023-24 का। लेकिन 22-23 में क्या था साइज हमारे स्टेट का जीडीपी का, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि जो प्रीवियस ईयर से जो अभी जो बढ़ा है ना, वो है लगभग 14.5% इंक्रीज हुआ है।
मतलब हम लोग कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब अब जो एक्चुअल डाटा क्या था, आप इसमें से इतना घटा देना निकल जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आपको ये भी डाल सकते हो कि 2011-12 से 2011-12 से साढ़े तीन गुना बढ़ा है, और 22-23 से लगभग 14.5% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। इसका नाम सुने होंगे, पीटी में तो रटते होंगे ना, पर कैपिटा इनकम। यस इसके सर, बाद प्रति व्यक्ति आय। क्या है कि एक एवरेज लोगों का बिहार का कितना पैसा कमाता है, एक एवरेज जो लोग है ना बिहार का, वो कितना पैसा कमाता है पूरे इसमें, वर्ष में। पूरे वर्ष में। मतलब एक साल में, जैसे सपोज करो एग्जांपल ले लो, हम कमा रहे हैं 100 रुपया, आप कमा रहे हैं 50 रुपया, कोई और कमा रहा है 250 रुपया, चौथा कमा रहा है 1000 रुपया, ठीक है ना। तो इसका एवरेज निकालेंगे, और फिर एवरेज निकाल के एक आदमी का कितना एवरेज बनता है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाए, तो बिहार का पर कैपिटा इनकम काफी, इस पर आई थिंक क्वेश्चन भी था ना, आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ दिया था पीटी में उल्टा पुल्टा। तो तो पर कैपिटा इनकम देखा जाए बिहार का 2023-24 का, तो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होकर कितना हो गया है करंट प्राइस, 66,828। करंट प्राइस पर तो हुआ है आपका 66,828 रुपया, जो पिछले साल से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 12.8% इंक्रीज हुआ है 59 करके कुछ था। हाँ हाँ, तो पिछले साल से 12.8% इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये आपका करंट का हो गया। कांस्टेंट का 36,000 कुछ है, जो आप पीटी में याद कीजिएगा, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी बस इसको याद कर लो। मतलब क्या है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। पहले आप 50,000 रुपए पूरे साल में कमाते थे, एग्जाम्पल तौर पर समझा रहे हैं। पहले आप 50,000 पूरे साल में कमाते थे, लेकिन अब आप कमा रहे हैं 66,000 रुपए, ठीक है। तो आपका इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो इसमें अब बहुत सारे दिमाग लगाएंगे भी कि सर महंगाई भी तो बढ़ रहा है। बात सही है भाई, महंगाई भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास परचेजिंग पावर, पैसे का जो खपत है वो अब ज्यादा करने लगे हो, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। अब इनइक्वालिटी कम हो रहा है, डिबेट की बात नहीं है, वो तो अलग चीज है, लेकिन इसको हम किस तरीके से देखेंगे। जब आपका जो इनकम है 50,000 से 66,000 हो गया, तो क्यों हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा बिहार प्रोग्रेस कर रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों का सैलरी जो है, वेज है, वो ज्यादा हो गया है, ठीक है। जैसे महंगाई भत्ता हम लोगों को अभी कितना मिल रहा है, 53% मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद वेजेस बढ़ गया है, इनइक्वालिटी कम हुआ है, तभी तो ये सब हो रहा है, ठीक है। ये तो हमको पॉजिटिव पॉइंट इसमें ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट ढूंढोगे तो नहीं, महंगाई बढ़ गया इसलिए दाम बढ़ गया है, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमको इससे काम करके रहना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखोगे इसमें भी, अगर देखोगे तो कुछ मतलब 2-3 डिस्ट्रिक्ट का नाम हम बता रहे हैं, जो सबसे ज्यादा धनी है और सबसे ज्यादा गरीब है पर कैपिटा इनकम में। उसका कितना है एक्चुअल डाटा वो याद मत करना भाई, वो याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, तो हो पटना जाएगा का है। पटना। सेकेंड आपका आ गया बेगूसराय। बेगूसराय क्यों है, क्योंकि बेगूसराय को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय फाइनेंशियल, राजधानी। हाँ फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं, वहां से एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ज्यादा होता है, रिफाइनरी वगैरह है ना, इसलिए। तीसरा आपका आ गया मुंगेर। तो ये सब जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके लोग सब बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, देसी भाषा में समझ लो, मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा है इनका। जो सबसे गरीब है वो है सबसे पहले में शिवहर, सेकेंड है सीतामढ़ी, सेकंड अररिया है ना सर? सीतामढ़ी है बाबू, तीसरा जो है अररिया है, ठीक है, ठीक है। तो शिवहर, सीतामढ़ी एंड अररिया, इसको याद कर लीजिएगा कि ये सब क्या है कि गरीब है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलो। सर सीतामढ़ी के नीचे क्या है? अररिया, अररिया। आगे बढ़े। यस। यस सर। ओ, अब देखो,
लास्ट चीज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इस पहला चैप्टर में, क्योंकि डाटा है, अब सब चीज हम लिए नहीं है, क्योंकि अगर देखोगे तो लगभग 20-25 पेज का पहला चैप्टर है, लेकिन सारे डाटा आलतू फालतू दिया हुआ है, वो हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप उसको ऐड कर सकते हो वही आपको लिखवा रहे हैं, क्योंकि मेरा प्लान है कि 638 पेज जो है ना उसको समराइज करके 50-60 पेज में करना, ठीक है, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो, अब एक चीज और अब इसमें दिखाते हैं थोड़ा, इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। और किस पर निकलता है? सीपीआई पर निकलता है। इसका अब देखोगे तो ऑलरेडी बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीटी में, ठीक है। तो महंगाई अगर हम देखें तो जो गांव वाला जो एरिया है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसका महंगाई है 7.6%, और अर्बन है जो शहर वाला है उसका है 7.1%। और ओवरऑल बिहार का जो महंगाई था ना 2023-24 में, वो क्या था? 7.5%, ठीक है। तो हम इसको कर लो। और सर सॉरी सर, थोड़ा सीपीआई का एक बार फुल फॉर्म कंफर्म करिए, भूल रहे हैं सर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके। ठीक है। तो अब देखो, अब महंगाई क्यों लिखवा रहे हैं, इसका क्या जरूरी है? अब देखो, अब यहाँ पर आपको चीज देखना पड़ रहेगा, अर्बन का महंगाई कम है एज कंपेयर टू ग्रामीण, ठीक है। मतलब क्या है कि जो गांव वाले लोग हैं उनको परेशानी ज्यादा हो रही है। और अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे तो छोड़ो, अभी ये जो एक सेंसस देखोगे 2011 वाला, उसमें अर्बन में कितना है भाई? किसको किसको कितना, किसी को आइडिया है? क्या सर? अर्बन में शहरीकरण। ग्रामीण में कितने लोग रहते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग? 12% के आसपास है। अब है ना? तो 16-17 हो गया बस। 15 लगभग अब तो 50, 16-17% लगभग हो गया। 85-86% के पास। यार क्या याद किए हो भाई तुम लोग? सर शहरीकरण 11% के आसपास है। 11.3% शहरीकरण है, शहरी शहरी नहीं, लोग का। 13.3 है सर ना शहरीकरण। नो 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 11 है। 11.3 है। वो बढ़ गया। 2011 का डेटा है सर। हाँ हाँ, इंडिया का 2011। 11 पॉइंट समथिंग है सर, इंडिया का। मच्छी मच्छी बाजार मत बनाओ, जो अब बोल रहे हो ना 13, 14, 15, वो अभी का बोल रहे हैं, हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो लगभग 88.7% जो है ना लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो एवरेज मान लो कि मोर देन 85% लोग जो है ना, 85% लोग गांव में रहते हैं, और गांव की महंगाई सबसे ज्यादा है। और बिहार वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, मतलब पैसे कम है हमारे पास। तो जब महंगाई ज्यादा हो तो सामान कहाँ से खरीदेगा? समस्या होगा ना। हम्म। तो जब भी ये सब आएगा तो आपको दिखाना होगा ना कि भाई महंगाई शहर ग्रामीण में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू शहर। ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यार आरबीआई का लिमिट से बाहर है ना सर? क्या क्या? आरबीआई का जो लिमिट है उससे बाहर है नहीं? इसको भी आप कोट कर सकते हो। आरबीआई का लिमिट 4+-2 है ना? अब देखो, अब तो इस चैप्टर में ट्रेंड बताया है कुछ, कि हम बिहार जो है कैसा बढ़ रहा है आगे, ठीक है, ट्रेंड बताया। तो पहला ट्रेंड इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो आर्थिक एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं उसमें स्टेट को पॉजिटिव ट्रेंड मिला है। तो पॉजिटिव ट्रेंड्स इन द स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सेकेंड बोला है कि अगर हम इंडिकेटर देखें, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें जो आगे हम लोग करने वाले हैं, जैसे इसमें एक इंडिकेटर अभी हम लोग देखे हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे इंडिकेटर है जो आगे चल के हम अलग अलग चैप्टर में करेंगे। उसमें भी क्या मिला है? सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है हमें। तो ओवरऑल बिहार का जो ग्रोथ है ना काफी अच्छा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, ठीक है। तो आपको ऑप्टिमिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो आपको क्या है कि जो चैप्टर 1 है उसमें इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। चैप्टर 1 आपको यहीं पर समाप्त होता है। कोई सवाल है तो जल्दी पूछो, उसके बाद ट्रेंड आपको। समझ में नहीं आया सर। ट्रेंड हाँ, किस ट्रेंड चीज का मतलब ट्रेंड है? ट्रेंड मतलब क्या होता है ना कि तुम पिछले साल से आगे के साल में क्या ट्रेंड रहा है, मतलब तुम्हारा एक्टिविटीज, तुम्हारा हमारा प्रोग्रेस कैसा रहा है, समझ गया? अंग्रेजी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब सपोज करो कि
ट्रेंड इन द सेंस इसको बोल सकते हैं ना कि पहले जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप 100 करोड़ का सामान सेल कर दिए, लेकिन इस साल आप 150 किए हैं, फिर अगले साल 200 का किए हैं, फिर अगले साल 250 का किए हैं। तो ट्रेंड हमेशा उसी को ट्रेंड बोलते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड मतलब सोशियो इकोनॉमिक देख लो या स्टेट के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख लो जो आगे हम लोग करने वाले हैं, उसमें हमेशा इकोनॉमिक सर्वे बोला है कि बिहार बहुत ही अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है,